नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें इनवाइट किया गया और उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हो। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम्स के साथ मुलाकात करेंगे तो वो पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की टीम को क्वाइटली किस किस्म का फीडबैक या इनपुट प्रोवाइड करेंगे। हिंदुस्तान किसी सूरत भी नहीं चाहता कि उसकी कॉन्फ्रंटेशन चीन के साथ उस लेवल पे पहुंच जाए जिस तरह से अमेरिका और मगरब चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका से ज्यादा सिक्योरिटी इक्विपमेंट खरीदे। क्या ये सूरत हाल इतनी ही सादा है जितनी बज़ाहिर देखने में लगती है? पाकिस्तान में जो मिलिट्री रन फैशिस्ट रजीम है उसको हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सपोर्ट करते हैं। भी कहा गया कि इमरान खान को हम सपोर्ट नहीं करते और इमरान खान बुनियादी तौर पर एक ट्रबल मेकर है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने अनाउंस किया कि हिंदुस्तान अपना जो न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है उसको भी अमेंड करेंगे। उसके बाद ISPR ने एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तस्वीर भी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा नियर वाशिंगटन। यहाँ वाशिंगटन में अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में अभी 4 फरवरी 2025 की शाम या कहें रात है और मंगल का दिन चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बुध के दिन का और 5 फरवरी 2025 के दिन का इस वक्त आगाज़ हो रहा है। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ बहुत शदीद ठंड है। मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए कि थोड़ा सा नीचे भी देखता चला जाऊँ। जो मैंने पिछला वीलॉग किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसका बुनियादी सवाल ये है कि जब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम्स के साथ मुलाकात करेंगे तो वो पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की टीम को क्वाइटली किस किस्म का फीडबैक या इनपुट प्रोवाइड करेंगे। अब मैं कुछ इसकी डिटेल्स में पहले चला जाता हूँ। ये सवाल अपने जहन में रखिए। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया है कि अगले हफ्ते में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें इनवाइट किया गया और उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। कुछ तफसीलात भी दी गई थी इमिग्रेशन के हवाले से, टैरिफ के हवाले से, लेकिन बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं थी। व्हाइट हाउस के इस रीड आउट के बाद जो बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल खबर ऐसा एजेंसी है रॉयटर, उसने इसको ब्रेक किया और बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी। लेकिन अब थैंक्स टू द इंटरनेशनल मीडिया हमारे पास इसकी बहुत सी इंटरनेशनल नहीं, मैंने गलत कह दिया, थैंक्स टू द इंडियन मीडिया, जहाँ के तमाम अखबारात ने, तमाम टेलीविज़न चैनल ने, उनकी वेबसाइट्स ने इसे कवर किया और बहुत ज़्यादा डिटेल्स उन्होंने हमारे से शेयर की हैं और एक खासी मुकम्मल तस्वीर जो है वो हमारे सामने आ चुकी। देखिए, व्हाइट हाउस ने तो कहा था कि ट्रेड के हवाले से बात होगी, ट्रेड डेफिसिट के हवाले से बात होगी, इलीगल इमिग्रेशन के हवाले से बात होगी और टैरिफ्स के हवाले से बात होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के टैरिफ्स जो हैं अमरीकी गुड्स के ऊपर खासे ज़्यादा हैं। लेकिन अभी जो डिटेल्स इंडियन मीडिया से हमारे सामने आई हैं वो ये है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले पेरिस में होंगे 2 दिन के लिए, 10 और 11 तारीख को, जहाँ पे वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो है उसे अटेंड कर रहे हैं। वहाँ से निकल के वो वाशिंगटन पहुँचेंगे 12 फरवरी की रात में और फिर 12 की रात में और फिर 13 का पूरा दिन और 14 को दिन यहाँ से मुकम्मल करके वो अमेरिका से निकलेंगे, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम से मुलाकात करने के अलावा वो कुछ अमेरिका में कॉर्पोरेट किस्म की मीटिंग भी करेंगे, शायद हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ भी वो मीटिंग्स करें। इंडियन मीडिया ने जो बहुत सी डिटेल्स शेयर की हैं वो डिटेल्स सही है बिकॉज मैंने उसकी पैरेलल रिसर्च भी की है। फॉर इंस्टेंस हम ये देख सकते हैं कि जनवरी की 21 तारीख को हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जिनको उर्फ़ में कहा जाता है, जब वो इनॉग्रेशन के लिए वाशिंगटन आए थे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, तो वहाँ पे उनकी एक क्वाड मीटिंग भी हुई। क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्लेटफॉर्म है अमेरिका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान के दरमियान में, और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। यही वो मीटिंग थी जिसके बाद पहली दफ़ा डिप्लोमेटिक सोर्सेस ने यह बताया कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर के दरमियान में मीटिंग जो है वो बहुत जल्दी मुतवक्को है। यहाँ से इस कहानी का आगाज़ शुरू होता है। अच्छा, क्वाड का ये जहन में रखिए कि उसका गोल बुनियादी तौर पे तो ये है कि उसने इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको खुला रखना है, ट्रेड के लिए उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, लेकिन दर हकीकत उसका गोल बुनियादी तौर पे चीन के राइज को कंटेन करना है। ये चीन के खिलाफ एक काउंटर प्लेटफॉर्म और अमेरिकन खुल के इसका जिक्र करते भी रहते हैं। अच्छा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और उनके एनवॉयज़ जो हैं वो खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि क्वाड बिल्कुल फंक्शनल नहीं रह सकता, वो एक सही तरीके से अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर ही नहीं सकता अगर हिंदुस्तान उसका एक मिलिट्री पार्टनर नहीं होगा, खुल के उसके साथ उसका हिस्सा नहीं बन सकेगा। अभी हाल ही में मेरा ख्याल है गुज़िश्ता 24-36 घंटे में जापान के जो एम्बेसडर हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने इसी किस्म की बात हिंदुस्तान में एक जगह पे बोलते हुए भी की। हिंदुस्तान को इसके साथ थोड़ा सा मसला ये है कि हिंदुस्तान क्वाड का उस तरह से मिलिट्री पार्टनर गालिबन नहीं बनना चाहता जिस तरह से अमरीकी, जापानीज़ और ऑस्ट्रेलियंस चाहते हैं, और उसकी लॉजिक बड़ी समझ आती है। उसकी वजह यह है कि चीन हिंदुस्तान का नेबर भी है, उसका हिंदुस्तान के साथ चीन का बायलैटरल ट्रेड भी तकरीबन $100 बिलियन से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट उतना ही है जितना कि अमेरिका के साथ उसका बायलैटरल ट्रेड है। और चीन और हिंदुस्तान जो है
वो ब्रिक्स के मेंबर भी हैं, उसके इनफैक्ट फाउंडिंग मेंबर है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। वहाँ पर भी हिंदुस्तान किसी सूरत भी नहीं चाहता कि उसकी कॉन्फ्रंटेशन चीन के साथ उस लेवल पे पहुँच जाए जिस तरह से अमेरिका और मगरब जो है वो चाहते हैं। जो अनाउंसमेंट हुई थी मोदी के मीटिंग की, वो तो क्वाड के मतलब रेफरेंस से ही उस वक्त हुई थी। और उसके अलावा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि कहा जा रहा है कि ये जो अभी समिट मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, इसके बाद इसी साल 2025 के अंदर क्वाड का एक समिट होगा हिंदुस्तान में, जिसमें शिरकत के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हिंदुस्तान जाएंगे। अच्छा, अब इंडियन मीडिया से हमें ये भी पता चलता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका से ज़्यादा सिक्योरिटी इक्विपमेंट ख़रीदे। सिक्योरिटी इक्विपमेंट का क्या मतलब है? एक तो हाई टेक जो वेपन्स हैं उसमें भी अमेरिका चाहता है कि रशिया पे हिंदुस्तान की जो रिलायंस है वो कम हो, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर इश्यूज़ का भी, यानी न्यूक्लियर इक्विपमेंट और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो भी अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान अमेरिका से ले। और उसके लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीडिया ये इंडिकेट किया है कि जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं उनको भी अमेरिका हिंदुस्तान के लिए न्यूक्लियर इशू पे रिलैक्स कर सकता है। और वंस एक दफ़ा उसको पता चल जाए कि हिंदुस्तान की शॉपिंग लिस्ट जो है वो इस हवाले से क्या है। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, अब पाकिस्तान में इस वक्त 5 मई 2025 है, लेकिन जो हफ्ता गुजरा है 3-4 दिन पहले, सैटरडे का जो दिन है, उस दिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने अनाउंस किया कि हिंदुस्तान अपना जो न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है उसको भी अमेंड करेंगे। अच्छा, उसको क्यों अमेंड करेंगे? इसलिए कि जो न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है उस वजह से जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील जो 16 साल पहले कंक्लूड हुई थी वो अपने किसी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच सकी और दोनों ममालिक उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सके, बिकॉज जो हिंदुस्तान का न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून है उसमें बहुत सी ऐसी कदगने, रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान बहुत सी ऐसी परचेजेस जो है अमेरिका से नहीं कर सकता। लेकिन अब इसके हवाले से भी प्रोग्रेस जो है वो एक्सपेक्टेड है। इंडियन सोर्सेज से हमें ये भी पता चलता है कि अमेरिका का जो वजारत दिफा है, पेंटागन, अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये चाहते हैं कि इंडियन मिलिट्री और अमेरिकन मिलिट्री के दरम्यान में इंटरऑपरेबिलिटी जो है उसमें इजाफा हो। इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है? इंटरऑपरेबिलिटी वो होती है जो 2013 से पाकिस्तान और रशिया के कमांडोज जो हैं ध्रुजबा एक्सरसाइजेज में करते रहे, जब आप एक दूसरे की जो एक स्ट्रैटेजीज़ हैं, टैक्टिक्स हैं, बिहेवियर्स हैं, जब जॉइंट एक्सरसाइजेज आप करते हैं, और ये पाकिस्तानी और चाइनीज़ भी बहुत ये करते हैं और पाकिस्तानी रशियंस ने भी ये प्रोसेस शुरू किया था, जिसके ज़रिए दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के बिहेवियर्स को, उनके काम करने के तरीके को, उनके कल्चर को, उनकी ऑपरेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि अगर कभी उनको जॉइंटली किसी कॉन्फ्लिक्ट में या जंग में या किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा लेना पड़े तो वो एक दूसरे को बेहतर अंडरस्टैंड करते हों। अच्छा, अब ये तो सब कुछ हिंदुस्तान की साइड से हमें पता चला, और भी बहुत सी डिटेल्स हैं। मैं चाहता हूँ, कई दफ़ा लोग मुझे कहते हैं जी 14 मिनट का 13 मिनट का वीलॉग कर दें। जब आप देखेंगे कि इसके ऊपर मैं आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि मैं गुज़िश्ता कई घंटों से इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और हिंदुस्तान की मीडिया ने इस हवाले से बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी रीडरशिप के साथ शेयर की है। काश के पाकिस्तान का मीडिया भी इस किस्म की जेन्युइन फैक्चुअल डिटेल्स जो है अपने रीडर्स के साथ शेयर करता, तो उससे भी हमारे यहाँ इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करने की जो एक अवेयरनेस है उसमें इजाफा हो सकता है। और बहरहाल ये सब कुछ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो हिंदुस्तान की मीडिया की तरफ से क्लेम्स हैं। अब अमेरिकन मीडिया की तरफ से जो है अभी तक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी तक अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, रॉयटर्स ने ज़रूर खबर दी है, और जो बेसिकली न्यूज़ एजेंसीज़ होती हैं, लेकिन अमेरिका के जो मेन बड़े बड़े अखबार हैं उन्होंने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मीटिंग को उन्होंने को लिफ्ट नहीं करवाई, उन्होंने उसको कवर नहीं किया बिल्कुल भी। न्यूयॉर्क टाइम्स में अलबत्ता चंद दिन पहले जो बहुत एक डिटेल से जो इस पर कवर है, उसका सारा फोकस जो है हिंदुस्तान के हवाले से वो ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदुस्तान से होने वाली जो इलीगल इमिग्रेशन है जो गुज़श्ता चंद वर्षों में अमेरिका के अंदर हुई है, उस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, प्यू रिसर्च सर्वे जो है, जो एक थिंक टैंक है, वो ये शो करता है कि इस वक्त भी अमेरिका के अंदर कम अज़ कम भी 0.7 मिलियन यानी 7 लाख हिंदुस्तानी जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे अमेरिका के अंदर छुपे हुए हैं, जिन्हें अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और होमलैंड सिक्योरिटी और कस्टम और इमिग्रेशन जो है वो उनको ढूंढ रहे हैं। कई और सोर्सेज कहते हैं कि ये फिगर अंडर एस्टिमेट है, और गुज़श्ता चंद बरसों में 1 मिलियन से ज़्यादा यानी 10 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से मेक्सिको के ज़रिए से, लातीनी अमेरिका से, बोट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ गैर कानूनी तरीक़ों से अमेरिका में दाखिल हुए हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट कैटेगरी में यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ओवरस्टे किया और वो इलीगल हो गए, और चूँकि उनके ऑलरेडी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, सपोर्टर हैं, तो वो यहाँ सिस्टम के अंदर छुप जाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये इम्पोर्टेंट इशू कितना है, उसको आप इससे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि
नरेंद्र मोदी के विजिट का जब ऐलान किया गया तो साथ ही ये बात भी सामने आई कि अमेरिकन मिलिट्री का एक एयरक्राफ्ट, एक त्यारा जो है, वो सैकड़ों हिंदुस्तानी जो यहाँ पर डिटेन थे और गिरफ्तार थे फॉर बीइंग इलीगल, उनको लेके हिंदुस्तान वापस गया। शायद इसके बाद इस तरह की और फ्लाइट्स भी हो सकती हैं। ये क्लियर नहीं है कि अमेरिका को जो कॉस्ट पड़ रही है, कहते हैं कि 5 से 7-8 हज़ार डॉलर, ये चूँकि अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट बड़ा एक्सपेंसिव है, तो 5,000 से 6,000 डॉलर तक की अमेरिका को ये कॉस्ट पड़ रही है पर पर्सन इनको डिलीवर करने की। और ट्रंप का जिस तरह से एक बिजनेस माइंड है, वो हर चीज़ की अकाउंटिंग करते हैं, बीन काउंटर हैं, तो इसके भी ज़्यादा चांसेस हैं कि जिन लोगों को, जिन इलीगल इमिग्रेंट्स को बाकी उनके मुल्कों में, मैक्सिको हो या कोलंबिया हो या होंडुरास हो या हिंदुस्तान हो, उनको जो भेजा जा रहा है वो इसे कहते हैं कॉस्ट, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ के ममालिक से लेगी और वो इंटरनेशनल लॉ भी मेरा ख्याल है उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बनती है। हिंदुस्तान ने फौरी तौर पर यह कह दिया है कि हिंदुस्तानी सिटीज़न जो भी इलीगली हैं, अगर उनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ती है या उनको हवाले किया जाता है तो उनको हिंदुस्तान वापस एक्सेप्ट कर लेगा। हिंदुस्तान ने कोई इस तरह की रेजिस्टेंस नहीं दिखाई जिस तरह से शुरू में हमने देखा था कि मैक्सिको की तरफ से थी या बाज़ और ममालिक की तरफ से थी। ताहम हिंदुस्तान के अंदर हमें न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी से पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है, ख़ास करके नरेंद्र मोदी की स्टेट गुजरात में। नरेंद्र मोदी ने हमेशा इकनॉमिक वेलफेयर और इकनॉमिक सक्सेस उनका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्लोगन रहा है, लेकिन उनकी अपनी स्टेट जो है गुजरात सबसे ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पुलिसिंग सोर्सेज एंड अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम, सबसे ज़्यादा जो गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हिंदुस्तानी ओरिजिन के जो इस वक्त अमेरिका के अंदर है, उनका ताल्लुक गुजरात से। और वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे टेम्पल्स में, मैं आपको शायद तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स से, जहाँ पर बाकायदा दवाएँ, 6 नवंबर का जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद पूजा पाठ की गई है, दुआएं मांगी गई हैं कि किसी तरह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक इंतकामी रवैया है इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, उससे हमारे लोग जो है वो महफूज रहें और ख़ासी तकलीफ़ में ये लोग हैं। उसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो ट्रेड डेफिसिट है, जो 118 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है, उसमें से 32 बिलियन डॉलर जो है वो हिंदुस्तान के फेवर में है। इन अदर वर्ड्स ये कहिए कि 118 बिलियन डॉलर में से तकरीबन 77-78 बिलियन डॉलर हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका जो है वो सिर्फ कोई तकरीबन 40 या 41 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स कर सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये भी एक बहुत बड़ा इशू है और वो इसको भी फिक्स करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान ने जो बहुत हाई टैरिफ्स रखे हुए हैं अमेरिकन गुड्स के ऊपर, उन्हें कम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो अपनी तरफ से काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगा सकते हैं और वो भी अपने टैरिफ्स को रेस कर सकते हैं। ये भी इंडिकेशन हमें मिल रही है कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने खुद से ही इस चीज़ को भी ठीक करने की उन्होंने कोशिश की। अब क्वेश्चन ये है कि जब हिंदुस्तान की टीम यहाँ पर आएगी, नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, क्या पाकिस्तान का भी कोई जिक्र होगा? हिंदुस्तान के तमाम अखबारात जिन्होंने इसको कवर किया है और इंटरनेशनल मीडिया, वहाँ पर किसी भी जगह पे पाकिस्तान का कोई हल्का सा एटम लेवल पर भी, मॉलिक्यूल लेवल पर भी उसका जिक्र नहीं है। लेकिन क्या ये सूरत हाल इतनी ही सादा है जितनी बज़ाहिर देखने में लगती है? मैं कुछ तफसीलात जो है इस हवाले से, कुछ अपने इंप्रेशंस और कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। देखिए, रियलिटी ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इस वक्त हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उनकी जो गवर्नमेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ कंसर्न्स हैं। नरेंद्र मोदी जब वाशिंगटन पहुंचेंगे और आएंगे, और वो पेरिस से आ रहे हैं, तो उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम होगी जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बहुत से लोग होंगे और ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं जो यहाँ पे पहुँचेंगे। हो सकता है उसमें इंटेलिजेंस के भी बहुत से लोग हों और भी उनके कोई थिंक टैंकर टाइप वगैरह भी हों। अच्छा, और आपको पता है कि साथ उनके मीडिया की भी एक खासी बड़ी तादाद आएगी। जो मीटिंग्स होंगी वो ठीक है, नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग्स होंगी वो तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ होंगी, लेकिन उनकी जो बाकी टीम है उनकी मीटिंग अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र है माइकल वॉल्ट्स, उनके साथ होगी। मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है अमेरिका की, उनके साथ मीटिंग्स होंगी। तो ये मीटिंग्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और वहाँ पे भी बहुत सा इनपुट जो है वो शेयर किया जाएगा। अब कुछ और मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँ कि पिछले कई महीनों में, आप कह लें कि पिछले 1-1.5 बरस में, जब से मैं यहाँ पे हूँ, मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात होती है। हमारे वीलॉग्स के अंदर इतनी गुंजाइश ही नहीं होती कि उन चीज़ों को मैं डिस्कस कर सकूँ, लेकिन मुझे बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग डिप्लोमेटिक प्रोसेस से वाकिफ़ हैं या डायरेक्टली डिप्लोमेटिक प्रोसेस से वाकिफ़ हैं या उसके ऊपर नज़र रखते हैं या उसका हिस्सा बन जाते हैं, बहुत दफ़ा थिंक टैंक्स भी बन जाते हैं। इसी तरह से यूरोप का जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि वाशिंगटन में हर तरफ से, हर दुनिया के हर हिस्से से यहाँ पे लोगों की आमद जो है होती रहती है और उनसे जो है मुलाकात करने का मौका मिलता है। उनसे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली कि हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है यूरोप के अंदर और बरतानिया के अंदर, उसमें
कहा तो पब्लिकली हमेशा ये जाता रहा है गुज़िश्ता 10-15 बरस से कि हमें पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं है, हमारा तो अप्रोच और सोच जो है वो मुख्तलिफ है और आपने ये सुना होगा, और हम तो ग्लोबल इश्यूज़ में, और मतलब हम पाकिस्तान एक बिल्कुल बैकयार्ड है, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए, तो हमें पाकिस्तान को डिस्कस नहीं करना। लेकिन ये जो सोर्सेस हैं जिन्होंने मुझे बताया कि क्वाइटली जब भी मीटिंग्स हुई हैं गुज़िश्ता 3 बरस में, तो पाकिस्तान एजेंडे पे था और पाकिस्तान के हवाले से यूरोपियंस को और ब्रिटिश को ये चीज़ बताई गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त स्टेटस को है हम इसे सपोर्ट करते हैं, यानी पाकिस्तान में जो मिलिट्री रन फैशिस्ट रजीम है उसको हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सपोर्ट करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि इमरान खान को हम सपोर्ट नहीं करते और इमरान खान बुनियादी तौर पर एक ट्रबल मेकर है। अगर इमरान खान को बाहर निकल के दोबारा हुकूमत में आने का मौका मिलेगा तो रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी होगी और रीजन के अंदर कयास होगा। वेरी इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। 2016 में, आज से 8 बरस से पहले, तकरीबन 8 बरस से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 9 बरस होने को हैं, 2016 के मई या जून में नरेंद्र मोदी और उस वक़्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के दरमियान में एक समिट मीटिंग हुई। वैसे तो नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा के साथ कई दफ़ा मुलाकात की, यूनाइटेड नेशन के लेवल पे भी मुलाकात की, पहली समिट मीटिंग भी उनकी मेरा ख्याल है पहले हुई थी उससे। लेकिन ये 2016 की जो मीटिंग उनकी हुई, इसकी भी तस्वीर वगैरह भी, कुछ आपको हेडलाइंस वगैरह भी दिखाता हूँ। इसके 1-1.5 महीने के बाद, मैं चूँकि आता ही रहता था अमेरिका, मैं अमेरिका में आया हुआ था कोई 2-3 हफ्ते के लिए, मैं वर्जीनिया में ठहरा हुआ था और एक एकेडमिक सोर्स ने, एक यूनिवर्सिटी रिलेटेड सोर्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे बताई, जो मैंने उस वक्त अपने टीवी प्रोग्राम्स में भी बताई थी, शायद किसी को याद हो। उसके ऊपर मैंने कभी एक वीलॉग भी किया था और मैंने शायद उस पर ट्वीट भी किया था, उस वक्त मैंने उस पर ट्वीट भी किया। लेकिन वो बड़ी छुपती हुई चीज़ थी जो मुझे एकेडमिक सोर्स से इस तरह से पता चली कि उस एकेडमिक सोर्स का एक अमेरिकन सेनेटर के साथ ताल्लुक़ था और वो सेनेटर अक्सर मुख्तलिफ इशूज़ पे इस प्रोफेसर के साथ कंसल्ट करता था इशूज़ में। ये सेनेटर जो है ये एक कमेटी का हिस्सा था। उस कमेटी की हिंदुस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी जो थे, मेरा ख्याल जयशंकर ही फॉरेन सेक्रेटरी थे, जब वो वहाँ पर प्रिलिमिनरी मीटिंग्स के लिए आए, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की जो समिट मीटिंग का जब वो एजेंडा सेटल कर रहे थे, तो उसके हवाले से जो मीटिंग्स हुई, तो उसमें एक एजेंडा आइटम में अमेरिकन टीम को, इंडियन टीम ने ये कहा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ हैं, जो उस वक्त उनके ख़िलाफ़ पनामा केस पहले दूसरे महीने में 2016 के आ चुका हुआ था, कन्विक्शन तो उनकी कहीं हुई जाके जुलाई 2017 के अंदर, लेकिन केस आ चुका हुआ था और नवाज़ शरीफ उस वक्त मुश्किल में नज़र आते थे। हिंदुस्तानी टीम ने अमेरिकन टीम को ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को सपोर्ट किया जाए, बिकॉज साउथ एशिया के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए, पीस और स्टेबिलिटी के लिए जो है, और अमेरिका और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में ये है कि नवाज़ शरीफ को सपोर्ट किया जाए, और अगर नवाज़ शरीफ को सपोर्ट नहीं करेंगे तो अफ़गानिस्तान में भी बहुत ज़्यादा मसाइल जो है वो खड़े होंगे। ये बात उस सेनेटर के लिए बड़ी छुपती हुई थी, उसको इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया, बिकॉज सेनेटर के जहन में ये था कि हिंदुस्तानी तो पाकिस्तान की हर हुकूमत के ख़िलाफ़ ही होते हैं, तो ये इतनी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ कैसे है। तो वो जो सेनेटर था उसने फिर आगे किसी प्रोफेसर से डिस्कशन की और यूँ ये बात जो है मुझ तक पहुँची, जिसको मैंने उस वक्त ट्वीट भी किया। अप्रैल 2022 के बाद से हमने इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसके ऊपर हम देखते हैं, हमें बहुत से कमेंट्स, अब तो कम कमेंट्स आते हैं, पहले हमने ज़्यादा कमेंट देखे इंडियन ऑब्जर्वर्स की तरफ से या इंडियन व्यूवर्स की तरफ से, और मैंने ट्विटर के ऊपर भी बहुत से उनके कमेंट्स देखे और आपने भी देखे होंगे। मैंने उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये नोट की, और मेरा ये ख्याल है कि जितने भी लोग हमारे यूट्यूब के ऊपर हिंदुस्तान से कमेंट करते हैं, ये बुनियादी तौर पर उनके इंस्टीट्यूशनल वॉचर्स होते हैं या ऑब्जर्वर्स होते हैं। इनके कमेंट्स हमेशा इस सारे टाइम पीरियड में, जबकि पाकिस्तान में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम सब के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और मिलिट्री लेड और मिलिट्री कंट्रोल रजीम में तोड़े, फैशिज्म के जो है ना कि दरवाजे खोल दिए गए, उसके बावजूद हिंदुस्तानी कमेंटेटर्स का तमाम तर जो नज़ला और गुस्सा और उनका जो एक उनके जो एक आप कहें कंटेम्प्ट या नफ़रत है, वो तमाम उसका फोकस जो है वो इमरान खान रहा, और इमरान खान की निस्बत से मेरी तरह के लोग भी जो हैं वो उनके गुस्से की नज़र में आते रहे। अच्छा, अब जब मैं वाशिंगटन आया तो मेरी यहाँ पर थिंक टैंकर्स वगैरह के साथ भी मुलाकात होती रही, पाकिस्तानी ओरिजिन के साथ भी होती रही, अमेरिकन ओरिजिन लोगों के साथ भी होती रही। यहाँ भी मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली कि जितने भी इंडियन थिंक टैंक्स में हैं, वो जब अपना इनपुट देते हैं पाकिस्तान के हवाले से बाकी अमेरिकन्स को, तो वो इनपुट यही होता है कि इमरान खान एक ट्रबल मेकर है
इमरान खान जो है वो इंस्टेबिलिटी कॉज करेगा और जो कुछ प्रेजेंट पाकिस्तान में हो रहा है उसको इन्होंने सपोर्ट किया। यही सूरत हाल इंडियन जो साउथ एशियन या पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये फीडबैक है। नेट इफेक्ट ये है कि जो प्रेजेंट स्टेटस को है पाकिस्तान में, मिलिट्री सपोर्टेड, मिलिट्री रन, मिलिट्री कंट्रोल जो स्टेटस को है, उसको इंडियन थिंक टैंकर्स, एकेडमिक्स और इंडिया के जो इंस्टीट्यूशनल कमेंटेटर्स हैं जो ट्विटर पे हैं, यूट्यूब में हैं, उससे सपोर्ट करते हैं। मैं ये समझता हूँ, मेरा आपको पता है आई एम ए वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि वो हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूशंस, इस्टेब्लिशमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसने गुज़िश्ता 50-60 बरस में जिसकी पोजीशन ये थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में ताल्लुकात इसलिए इम्प्रूव ना हो सके क्योंकि पाकिस्तान में मिलिट्री जो है वो डायनामिक्स को कंट्रोल करती है, और अगर पाकिस्तान में जमहूरियत होती, एक मीनिंगफुल डेमोक्रेसी होती, तो फिर हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहते। और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ पोजीशन ली, उनके तमाम ज़राए अबलाग की भी ये पोजीशन है। और जब वो नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करते थे तो ऐसा लगता था कि शायद वो नवाज़ शरीफ को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जनरल साहिबान के ख़िलाफ़ पोजीशन ली हुई है। लेकिन यहाँ पर अब बहुत बड़ा एक मुअम्मा है, एक मिस्ट्री है, एक मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है कि असल में फिर हिंदुस्तानी पाकिस्तान में किस चीज़ को सपोर्ट करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पाकिस्तान की जो नेशनलिस्टिक स्पिरिट है, जो एक नेशनलिज्म की स्पिरिट होती है, उसके बुनियादी तौर पे ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान की एक सॉवरन थॉट के ख़िलाफ़ है। बिकॉज गुज़िश्ता 3 बरस में ये बात तो साबित हो गई। पहले उनका इल्ज़ाम ये था कि इमरान खान, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है जो एक गोदी किस्म का मीडिया इस वक्त है, मैंने पिछले व्लॉग में भी उसका जिक्र किया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैं, 2 दर्जन मीडिया के लोग हैं, ये सब यही हमेशा कहते रहे कि इमरान खान तो मिलिट्री का प्रोडक्ट है, और हिंदुस्तानी भी यही कहते रहे। लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है कि इमरान खान पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की तारीख का जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद सबसे बड़ा विक्टिम है। तो क्या वजह है कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ के थिंक टैंक्स, वहाँ के एकेडमिक्स जो है, उनकी पोजीशन में इमरान खान के हवाले से लीविंग द एक्सेप्शन ऑफ प्रोफेसर अशोक स्वैन जो उपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन में है, बाकी किसी की पोजीशन में फ़र्क नहीं पड़ा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है। यानी नेट इफेक्ट ये है कि अगर हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस स्टेज पे पाकिस्तान के अंदर एक फैशिस्ट रजीम को, एक मिलिट्री कंट्रोल्ड रन फैशिस्ट रजीम को, जिसने पाकिस्तान के लोगों को महकूम बनाया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, उसे सपोर्ट करती है, तो ये साउथ एशियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा, तारीख़ का एक बहुत बड़ा अलमिया होगा। मैं कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री का, मैं आज एक ऐसी बात आपके सामने कहने वाला हूँ जिससे हिंदुस्तान में भी अगर कुछ सुन रहा होगा तो मेरे ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देगा, बहुत नफ़रत से पता नहीं कमेंट करेगा, और पाकिस्तान से तो ज़ाहिर लोग करेंगे ही। मैं ये समझता हूँ कि ब्रिटिश ने जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के मई जून में दिया था, वो साउथ एशिया के लिए एक बेस्ट पॉसिबल वे फॉरवर्ड था। बदकिस्मती से कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने उस पर ओवर रिएक्ट किया। पहले दोनों ने उसको एक्सेप्ट किया, फिर पंडित नेहरू ने कहा कि हमें रिलीजियस बेसिस पे प्रोविंशियल ग्रुपिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर मुस्लिम लीग ने ओवर रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम इसको अब रद्द कर देते हैं, हालांकि पहले उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था। अगर उस वक्त उस पर ये रिएक्टिविटी ना होती, उसको लेकर आगे चला जाता, तो बाद में ट्रस्ट बिल्डअप करने के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती। बड़ा लंबा ये सब्जेक्ट है, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जिस तरह से वो एक जाइजेंटिक मिस्टेक थी 1946 में, इसी तरह से अगर इस स्टेज के ऊपर इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान में एक मिलिट्री रन फैशिस्ट रजीम को सपोर्ट करती है और उस हवाले से जगह जगह इनपुट दे रही है, यूरोपियन यूनियन के अंदर, बरतानिया में और अमेरिका में ही ऐसा इनपुट देती है, जैसा कि मैं एनालाइज़ करता हूँ, तो ये साउथ एशिया के लिए और उसकी तारीख़ की एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। अब मैं थोड़ा सा, एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी है पाकिस्तान के अखबारात में कि ट्यूसडे के दिन जब कोर कमांडर्स की, कहते हैं हर वक्त ही मीटिंग्स होती रहती हैं, बहरहाल 267th कोर कमांडर्स की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद ISPR ने एक स्टेटमेंट इशू की है जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तस्वीर भी लगी हुई है, और जनरल आसिम मुनीर साहब ने हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी, पता नहीं उनका नाम बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बहरहाल जनरल उपेंद्रा ने जो को 3-4 हफ्ते पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि मकबूसा जम्मू और कश्मीर में जितने मिलिटेंट्स हमने कैप्चर किए, ये मारे गए, उसमें से मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तानी ओरिजिन की थी, और अभी भी जो बाकी हैं वो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें से भी 80% या ज़्यादातर जो हैं वो उनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today, whatever is remnant in the valley and Jammu area, we feel that around
80% or more are from Pakistan origin. उस वक्त भी उस पर ISPR ने रिएक्ट किया था, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने भी रिएक्ट किया था, लेकिन अब बाकायदा जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट पब्लिश की गई है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हमें कमज़ोर ना समझे, हम बिल्कुल तैयार हैं और किसी भी चीज़ का और एग्रेशन का हम जो है वो एक दंदा शिकन जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुझे इस पर बड़ी हैरत हुई, इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट। मुझे ऐसा लगा ये मुफ्त के ही ऑप्टिक्स किए जा रहे हैं, पता नहीं वजह इसकी क्या है। इसलिए कि मैंने फिर वापस जाके दोबारा रिसर्च की, तो आदत ही बड़ी ख़राब किस्म की पड़ गई हुई है बचपन से। मैंने दोबारा जाके देखा कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने क्या कोई धमकी लगाई है पाकिस्तान को। मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। मुझे तो ये समझ आया कि उसने अपनी एक स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन दी है जम्मू और कश्मीर के हवाले से, उसने किसी किस्म की एग्रेशन की बात नहीं की, और वो भी जो बात की उसको 3-4 हफ्ते गुजर गए। तो इस वक्त ये जो स्टेटमेंट इशू करवाई गई है ISPR से, इसका क्या मकसद है, ये किस किस्म का ऑप्टिक्स है, जो एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है उसमें तो खुल्लम खुल्ला ये नज़र आता है कि हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट BJP सरकार पाकिस्तान में मिलिट्री सपोर्टेड फैशिस्ट रजीम को सपोर्ट करती है। अब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।